डे 27 में आप सभी का स्वागत है बच्चों। सुन लो मेरी बात, फिजिकल एजुकेशन में कोई फेल नहीं होगा इस साल बिल्कुल भी। सीरीज हमारी चल रही है 40 डेज बैक टू बैक फिजिकल एजुकेशन का अमेजिंग कंटेंट। डे 27 पे आप सभी के सपोर्ट के साथ हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। बात करने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स की। 7 to 8 मार्क्स आपको कवर कराने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने यहां जंग क्लासिफिकेशन तक कर लिया है, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? बिग 5 थ्योरी की, ठीक है, जिसको मैं ओशियन थ्योरी के नाम से भी जानता हूं, ठीक है। ओशियन थ्योरी, ठीक है, हमारी काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है, और इससे रिलेटेड हमारे एमसीक्यू में भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एग्रेशन का मीनिंग, एग्रेशन के टाइप्स ऑलरेडी बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो इट्स फाइनली डे 27 और 40 डे चैलेंज टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन फिजिकल एजुकेशन। आज के हमारे टॉपिक हैं दो, जिसमें हम बात करेंगे बिग 5 थ्योरी या ओशियन थ्योरी के बारे में, जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आ रहा है, ठीक है। कोई भी एक ओशियन थ्योरी का कंपोनेंट आपसे पूछ लिया जाएगा। इट कुड बी सी, इट कुड बी ए, इट कुड बी एन। आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसको बहुत अच्छे से। एग्रेशन वाला 3 नंबर से लेके 4 नंबर में क्वेश्चन बार बार आ रहा है। पिछले साल के पेपर में भी एग्रेशन वाला टॉपिक आया हुआ था, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको करना है कि हॉस्टाइल एग्रेशन, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, क्या है एग्रेशन एक्चुअल में, ये आपको बहुत अच्छे से माइंड में सेट करके चलना है। तो आज के टॉपिक हमारे दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो बच्चे जो सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, इन दोनों टॉपिक को बहुत 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 अच्छे से करके चलेंगे। इसलिए आज के टॉपिक को मैं रैंक दूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक। आज के टॉपिक वो हैं जिसको आपको माइंड में ना केवल सेट करना है बल्कि याद भी करना है। इसलिए आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ऐसा ना हो कि आपके मार्क्स स्किप हो जाएं। मुझे आपके मार्क्स की बहुत चिंता है, इसीलिए आज की इस वीडियो को एंड तक देखना आप लोगों ने, ठीक है। और नोट्स के लिए आपको पता है हमारी ऐप का लिंक आपको कहां मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में। जस्ट गो फॉर इट, राइट। बिग 5 थ्योरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर आपका एमसीक्यू आ सकता है और काफ़ी चीज़ें इस पे आता है ना, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आता है, आपको ना डायमेंशन, ये आपको बताएंगे कि एक इंसान है इस तरह का है, आपको पहचानना है कि वो बिग 5 थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन से उसमें लाई करता है। इसको हम ओशियन थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओशियन थ्योरी। ओशियन थ्योरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पहले वाला हमारा जो नेचर है वो ओ है, फिर सी है, फिर ई है, फिर ए है और फिर एन है, तो उसको हमने ओशियन थ्योरी नाम भी दिया है, ठीक है। क्या होता है चलिए समझते हैं इसके अंदर बिग 5 थ्योरी के अकॉर्डिंग। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कैसे हम इससे, मतलब मान लीजिए पहले हम एक के ट्रेड पढ़ लेते हैं और कैसे उन ट्रेड को कनेक्ट करके हम पूरा 8-10 लाइन तक लिखते हैं बहुत ईजिली, वो भी आपको डिस्प्ले करूँ। पहले देखते हैं ओपननेस, ठीक है। ओपननेस बता रहा है कि ऐसे लोग, ठीक है, अपने माइंड को ओपन रखते हैं, ये नई चीज़ों को सीखने से कभी डरते नहीं। मतलब कह रहे हैं ना, माइंड ओपन रखना, ओपन थिंकिंग, ठीक है, आराम से, अपना कोई दिक्कत नहीं, ओपन माइंडेड पीपल है अपना, ठीक है। ये हर चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, जो भी नई चीज़ें आ रही हैं उसको समझते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखते हैं, उसको एक्सेप्ट करने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। ऐसे लोग आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद लर्नर होते हैं, गुड लर्नर, वो नई चीज़ें सीखते हैं। उसके बाद न्यू थिंग्स को सीखना पसंद करते हैं, न्यू कंसेप्ट को सीखना पसंद करते हैं, न्यू एक्सपीरियंस को करना पसंद करते हैं। ये क्रिएटिव होते हैं, ये इमेजिनेटिव होते हैं। ऐसे लोग हम कहते हैं ओपननेस। इसका मतलब है जो अपनी थिंकिंग को ओपन रखते हैं, जो नए कंसेप्ट्स को सीखते हुए डरते नहीं, जो नई थिंकिंग डेवलप करने में पीछे नहीं हटते बिल्कुल भी। और ऐसे लोग नए नए कंसेप्ट्स को बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं, और ये लोग इसलिए बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव है, क्रिएटिव है, और ये लंबे टाइम तक सर्वाइव भी करते हैं। अगर ऐसे लोग कोई भी काम करेंगे तो बहुत लंबे टाइम तक चलेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं? एडजस्ट कर रहे हैं। जैसा जैसा हालात आएंगे उसके हिसाब से अपने को क्या कर लेते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? ओपननेस। क्या कहते हैं? ठीक है। अब सबसे पहले इस ओपननेस का ही वो देख लेते हैं। ये सारे वर्ड्स हमने पढ़ लिए अच्छे से, अब इनको कैसे रिलेट करा जाता है और कैसे लिखा जाता है। चलिए, ओपननेस का आ गया हमारे पास। ये इस बात का प्रूफ है कि आप कैसे इन सारे वर्ड्स को रिलेट करते हुए बहुत अच्छा लिख सकते हो, वो देखो, ठीक है। सबसे पहले ये सारे वर्ड्स आए थे ओपननेस के अंदर, ठीक है, कि ये लोग आर्टिस्ट हैं, लर्नर हैं, न्यू थिंग्स, न्यू कंसेप्ट, न्यू एक्सपीरियंस, क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, सब यही आया था। अब इनको रिलेट कैसे करा जाएगा? ओपननेस इज रिलेटेड विद न्यू आइडियाज, न्यू थिंग्स एंड न्यू कंसेप्ट। ओपननेस हमेशा किससे रिलेटेड है? न्यू आइडिया, न्यू थिंकिंग, न्यू पॉसिबिलिटीज, न्यू अपॉर्चुनिटीज। हर चीज क्या है? न्यू। इट मीन्स लर्न समथिंग न्यू, ठीक है, दैट इज ओपननेस। एंड लर्निंग न्यू एक्सपीरियंस। ओके, these type of people are always open to explore creativity with good imagination and innovation.
ऐसे लोग नई चीज़ों को सीखना पसंद करते हैं, एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। ये एक्सप्लोरर है। क्या है? एक्सप्लोरर। इन्हें हर बार कुछ ना कुछ क्या चाहिए? नया चाहिए। ठीक है, ये न्यू एक्सपीरियंसेस अर्न करना पसंद करते हैं। कौन से एक्सपीरियंस? न्यू एक्सपीरियंसेस। ये ऐसे लोग हैं जो अपनी रूटीन एक्टिविटी से हटकर कुछ नया करना पसंद करते हैं। ये वो लोग हैं जो एक ही रेस्टोरेंट नहीं जाते बार बार, ये अलग अलग रेस्टोरेंट जाते हैं हर बार। मीन्स दे आर कीन टू हैव समथिंग न्यू, दे वांट टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। ऐसे लोग को क्या कहते हैं? ओपननेस। कौन से लोग? ठीक है, आगे, दे लव कल्चरल एक्टिविटीज एंड ऑलवेज हैव लव टूवर्ड्स डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्ट। इन्हें आर्ट, ये आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट ही होता है, आर्टिस्ट को हर एक आर्ट फॉर्म पसंद है। इन्हें डांस करना पसंद है, इन्हें ड्राइंग पसंद है, इन्हें कल्चरल एक्टिविटीज़ पसंद है। ये सारी वो चीज़ें करती हैं जिसमें कहीं ना कहीं आर्ट की कनेक्टिविटी हो, इसलिए ये सारे क्या होंगे? आर्टिस्ट हैं। क्या है? आर्टिस्ट। ठीक है, जो आर्टिस्ट होते हैं ना वो कभी सिर्फ अपनी आर्ट तक सीमित नहीं है, वो हर एक आर्ट को और हर एक आर्टिस्ट को वैल्यू देना जानते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? ओपननेस। तो ये हमारा डायमेंशन पर्सनैलिटी का ओपननेस है। ये क्लियर हो गया कैसे बना है? ठीक है, तो द थिंग इज डेट कुछ वर्ड्स जो हमें अपने माइंड में फिट करने हैं और उससे रिलेटेड आराम से आप 5, 6, 7, एक नंबर ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क में आता है, इससे ऊपर नहीं आएगा। मतलब जब एक 5 आएगा तो पूरा आएगा ये, तो आप आराम से इसको सीख सकते हैं। दूसरा आता है हमारे पास कंसाइंटियसनेस। ठीक है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बुकवॉर्म है। बुकवॉर्म मीन्स ये रट्टू तोते कहते हैं ना हम लोग। इन्हें हर चीज़ सिस्टमेटिक मैनर में चाहिए, हर चीज़ ऑर्गेनाइज मैनर में चाहिए। ये बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत फोकस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा लेबोरियस हैं, सिस्टमेटिक हैं और रिलायबल है। ठीक है, तो ऐसे लोग जिन्हें सब कुछ प्रॉपर मैनर में चाहिए। ठीक है, ये अपने काम के प्रति हद से ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। जिस काम पे लग जाते हैं उस काम पे लग जाते हैं, उस काम को करने के बाद ही पीछे हटेंगे, उससे पहले पीछे नहीं हटने वाले। ठीक है, ये हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा है, लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, ये सिस्टमेटिक है, बहुत सिस्टम के हिसाब से चलते हैं। ये वो लोग हैं जो टाइम टेबल बनाते हैं और टाइम टेबल फॉलो करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। देखो, टाइम टेबल बनाना एक अलग चीज़ है और उसको फॉलो करना एक बहुत अलग चीज़ है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये वो लोग हैं जो टाइम टेबल बना भी लेंगे और उसको फॉलो भी कर लेंगे। ऐसे लोग हम क्या कहते हैं? कंसाइंटियसनेस। क्या कहेंगे? ठीक है, तो ये बुकवॉर्म है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, हद से ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहेंगे, हार्ड वर्किंग है, गोल फोकस है, लेबोरियस, सिस्टमैटिक एंड रिलायबल। अपने आप इन सारे पॉइंट्स को रिलेट करते हुए हम एक अच्छा सा पैराग्राफ बना सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन हमारे एक्सट्रोवर्ट लोग हैं, मतलब वही जो एंजॉय करना जानते हैं अपनी लाइफ को। ठीक है, मजे लेंगे, फ्रेंडली लोग हैं, ग्रुप बिहेवियर पसंद करते हैं, टीम स्पिरिट बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। सब लोग हमारे कौन से हैं? एक्सट्रोवर्जन। क्या कहते हैं? उसके बाद है एग्रीएबलनेस। ठीक है, एग्रीएबलनेस मतलब ऐसे लोग जो हर एक इंसान के अकॉर्डिंग एग्री हो जाएं, या जिनको हम एग्री करा पाए, जिनको हम एग्री करा पाए, जिनको हम मना पाए। ठीक है, या हर एक इंसान के अकॉर्डिंग एग्री हो जाते हैं बिना किसी दिक्कत के। ऐसे लोग बेस्ट फ्रेंड मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि बेस्ट फ्रेंड वही बन सकता है जो आपकी बात को बहुत जल्दी मान जाए। जो आपकी बात के अगेंस्ट जाए वो कभी आपका बेस्ट फ्रेंड बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसके साथ फिर आपकी केमिस्ट्री मैच नहीं कर पाएगी ना। ऑब्वियस ही बात है कि भाई वाइब नहीं मिल पाएगी बिल्कुल भी। ये तो मेरी हर एक बात को काटता है, बताओ, ये इसको मेरे अगेंस्ट ही जाना होता है, फिर वो आपका बेस्ट फ्रेंड कैसे बन सकता है? पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। तो एग्रीएबलनेस वो लोग हैं, बेस्ट फ्रेंड मटेरियल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं बहुत ज़्यादा, कोऑपरेटिव पता ही नहीं है, एग्री हो रहे तो कोऑपरेट भी करेंगे, एडजस्टिंग है, एग्री हो रहे एडजस्ट भी करेंगे हर उसमें, जनरस है हद से ज़्यादा। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग। और उसके बाद सिंपैथेटिक हैं, सिंपैथी रखते हैं आपके अकॉर्डिंग, तभी तो एडजस्ट हो रहे हैं। तो ये आपके बेस्ट फ्रेंड मटेरियल है, आपके हिसाब से एडजस्ट होना जानते हैं बिल्कुल अपना, और आप इन्हें अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट करना चाहते हो एडजस्ट भी कर सकते हैं। और लास्ट हमारा आ गया जिसका नाम है न्यूरोटिसिज्म। ठीक है, दैट इज न्यूरोटिसिज्म। ये क्या कहते हैं? ये ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, इनके नेगेटिव इमोशन इतने ज़्यादा हावी पड़ जाते हैं कि आप इन लोगों के साथ ना कटने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से मतलब इन लोगों के पास बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतने ज़्यादा नेगेटिव इमोशन से भरे हुए हैं कि इनके पास बैठने में लगता है भैया निकल लो बस यहाँ से, इनके पास बैठ के तो कहीं पता चले हमारा भी काम खराब ना हो जाए। ये इमोशनली बहुत ज़्यादा इंस्टेबल रहते हैं, टेंस रहते हैं और मूडी रहते हैं। ये समझो बस एक तरीके से
ऐसे लोग जो अपना ब्रेकअप करा के आए हैं और बेचारे रो ही रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे अपना, इन्हें बहुत ज़्यादा आदत है रोने की, छोटी छोटी बात पे ये इनको रोना होता है, ऐसे लोगों को हम लोग न्यूरोटिसिज्म कहते हैं। ये हद से ज़्यादा नेगेटिव इमोशन में डूबे हुए हैं, इनके माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग आती नहीं है, हमेशा क्या सोचते हैं, सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग के बारे में, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ठीक है, ये वही सोचने वाले हैं। ऐसे लोग से हर इंसान कोशिश करता है बचने की, और ये बहुत ज़्यादा इमोशनली इनस्टेबल है, इनके इमोशन स्टेबल नहीं रहते, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हर इमोशन बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। ऐसे लोग हम लोग न्यूरोटिसिज्म कहते हैं, ठीक है। एक फोटो से हम इन सारे के सारे पॉइंट्स को एक बार शॉर्ट में देखते हैं। ओपननेस आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, आर्टिस्ट टाइप के लोग हैं। उसके बाद कंसाइंटियसनेस दिख रहा है, हर चीज़ को ऐसे लोग बड़ा बड़ा चश्मा लगा के सब कुछ ऑर्गेनाइज मैनर में लेके चलने वाले, ठीक है, काम 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 पे ध्यान देने वाले। उसके बाद एक्सट्रोवर्जन नाम ही दिख रहा है आपको कि भैया एक फ्रेंड इधर एक फ्रेंड इधर, अपना दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ, ठीक है। उसका एग्रीएबलनेस है, गुड फ्रेंड मटेरियल, सबको एडवाइस देने वाले, ठीक है, सबके अकॉर्डिंग एडजस्ट करने वाले लोग। और लास्ट हमारा बेचारा परेशान, जो हर बात पे कुछ नहीं करता, क्या करता है, रोता ही है, उसको रोना ही है और कुछ नहीं करना, छोटी छोटी बात पे रोना शुरू कर देगा और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है और इनस्टेबल इमोशन लेके चलता है अपने। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एग्रेशन, ठीक है। एग्रेशन का मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो आक्रमण है, ठीक है। तो ये हिंदी में से हम कह सकते हैं आक्रामकता। किसी इंसान से जब आप फाइट करते हैं तो वो एग्रेशन या आक्रामकता होनी चाहिए कि मुझे उस इंसान को हराना है, इसको एग्रेशन कहते हैं, ठीक है। सो इट इज डिफाइंड एज एनी फॉर्म ऑफ बिहेवियर डायरेक्टेड टूवर्ड्स गोल ऑफ हार्मिंग और इंजरी टू अदर या अनदर लिविंग बीइंग हु इज मोटिवेटेड टू अवॉइड सच ट्रीटमेंट। एग्जाम्पल, आप सामने वाले को हराने की कोशिश कर रहे हो, उसको हार्म करना है, ठीक है, हार्म करना है, या एक तरीके से आप उसको इंजरी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, उससे जीतना है, जैसे मर्जी करो उससे जीतना है, ठीक है, और वो सामने वाले इंसान उसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा, इसको कहा जाता है क्या, एग्रेशन। एग्रेशन का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जब क्रिकेट में कोई बॉलर बैट्समैन को बाउंसर डालता है, किस फीलिंग के साथ बाउंसर डालता है कि तू मार, इस पे छक्का मार। क्या बाउंसर का टारगेट क्या है कि भैया इससे डर, मेरे से डर, और मेरे से जब डरेगा तो मेरी बॉल को खेल नहीं पाएगा, बिल्कुल मेरे से डरना शुरू कर, मैं तुझे हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ऐसी बॉल डालूंगा जिससे तुझे हार्म होगा। आपने सुना होगा एक बाउंसर से एक क्रिकेटर की डेथ हुई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसके गर्दन पे लगी थी बॉल और ऑन द स्पॉट विद इन 2-3 सेकेंड डेथ हो गई। इतनी ज़्यादा खतरनाक बॉल है बाउंसर। तो हार्म पहुंचाने की कोशिश करना किसी को, इसको हम कहते हैं क्या, एग्रेशन, ठीक है। आगे लिखा गया इसमें, लेकिन बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिनमें एग्रेशन भी ना काम नहीं चल सकता, जैसे जूडो है, बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, भैया सामने वाले को हराना ही है, मारना ही है, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस एग्रेसिव बिहेवियर विच इज मच नीडेड इन स्पोर्ट्स लाइक स्लेजिंग इन क्रिकेट। जैसे अब एक एग्जांपल है स्लेजिंग क्रिकेट का। स्लेजिंग का मतलब है छेड़खानी करना। क्रिकेटर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है, आपने सुना ही होगा बहुत बार, कभी कभार मैच जितना मर्जी बजा ले लेकिन गालियों की आवाज़ आई जाती है क्रिकेट के अंदर। वो कुछ नहीं करते, भले चाहे सामने वाले क्रिकेटर को समझ आए या ना आए। देखो अगर वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह के तो समझ जाते हैं गाली कौन सी है, अपना क्या नहीं है, बाहर वाले को समझ नहीं आती। लेकिन वो इतने बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें पता है ये क्या करें, स्लेजिंग कर रहे हैं, वो भी करते हैं। तो एक दूसरे के गाली गलोच चलता रहता है अपना। वो क्यों करा जाता है, मोमेंटम गेन करने के लिए, हीट मोमेंटम, ताकि सामने वाला इंसान गुस्से में आए और कुछ गलती करे और उसकी गलती का हमें फ़ायदा मिल जाए, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम क्या, एग्रेशन। क्या कहेंगे, ठीक है। एग्रेशन बहुत कॉमन है, और एग्रेशन में सबसे ज़्यादा जो बड़ी टीम है या जो सबसे ज़्यादा फेमस टीम है वो ऑस्ट्रेलियन टीम है। इनसे अच्छा एग्रेशन कोई नहीं दिखाता, ये सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है स्लेजिंग करने में। अब जैसे पीछे आपने सुना होगा जब फाइनल था वर्ल्ड कप का, तो इन्होंने पहले ही कह दिया था, ठीक है, कि मैं ऐसा क्रिकेट खेलूंगा इस तरीके से कि इंडिया के सारे स्टेडियम के लोग बैठे होंगे ना, उनको मौका नहीं मिलेगा एक बार भी हुटिंग करने का। और उसने करके दिखाया। वो लोग टीम को चीयर नहीं कर पाए, उसने हाल ऐसा कर दिया था मैच का। ये इनका एग्रेशन है कि तुम्हें मैं ऐसा कर दूंगा कि तुम भी याद रखोगे, ये एग्रेशन है। तो ये सबसे ज़्यादा फेमस है एग्रेशन में। 3 तरह के एग्रेशन होते हैं हमारे, ठीक है। पहले का नाम हॉस्टाइल एग्रेशन। इन दिस टाइप ऑफ एग्रेशन इन विच द मेन एम इज टू हार्म द ओपोनेंट,
इन दिस प्लेयर कॉज इंजरी टू अदर ओपोनेंट, एग्जांपल बाउंसर, ये मैंने बताया सामने वाले इंसान को क्या करना है, इंजरी पहुंचाने की कोशिश करनी है। ऐसे एग्रेशन को हम हॉस्टाइल एग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉस्टाइल, ठीक है। दूसरा इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, द मेन ऑफ दिस is to achieve the goal by aggression. Many sports person and athlete use this type of aggression in different sport. Example rugby. ये aggression जर्नल आपका है जिसमें हार्म करने के बारे में नहीं है, लेकिन आपको जीतना है और aggression के साथ जीतना है, ठीक है। aggression का एग्जाम्पल इसमें देखो ना, वो बहुत बार देखा होगा आपने, जैसे बहुत स्पोर्ट्स में ना इंसान बहुत ज़्यादा शोर मचाता है जीतने से पहले या अपना काम करने से पहले, कुछ भी बहुत ज़्यादा शोर मचाता है, वो अपने एग्रेशन को दिखा रहा है, सामने वाली टीम को डराने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें डराने की कोशिश करना है, मारना नहीं है। पहले में मारना है, इसमें मारना नहीं है, बस एग्रेशन दिखा के जीतने की कोशिश करनी है। और तीसरा हमारा इंपल्सिव है, इट इज ऑल्सो नोन एज इफेक्टिव एग्रेशन। इट इज अ कैरेक्टर बाय स्ट्रॉन्ग इमोशन, यूजली एंगर। इट इज यूजली डन टू टेक द एडवांटेज ऑफ द मोमेंट। ये एडवांटेज लेना है मोमेंट का। इसमें वही है, पहले वाले में तो हार्म पहुंचाएंगे, दूसरे वाले में एग्रेशन में ही रहेंगे ताकि हम जीत पाएं, तीसरे वाले में मूवमेंट, हीट का मूवमेंट क्रिएट करना है और उसमें एग्रेशन लाया जाएगा ताकि हम जीत पाएं। इसका एग्जांपल आपको देता हूं, ठीक है। आपको याद है युवराज सिंह ने एक बार एक ओवर में 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे, ठीक है। उससे एक बॉल पहले ही जो प्लेयर था, बॉलर था, उसके साथ उसकी कुछ बहस हो गई थी, उसने कुछ उल्टा सीधा कह दिया, उसने कहा देख मैं बताऊंगा, ठीक है। तो उसने क्या करा, मूवमेंट, हीट का मूवमेंट जनरेट करा, और जब वो इंसान गुस्से से भर जाता है, अब मैं बताऊंगा तुझे, तो अब देख तू मेरी बात, और उसके बाद आगे हिस्ट्री है पूरा। तो ये कुछ और नहीं है, इसको हम कहते हैं क्या, इम्पल्सिव। इम्पल्सिव मूवमेंट ऑफ हीट जनरेट करता है और उसके हिसाब से एग्रेशन लेकर आता है ताकि आप विनिंग पोजीशन में आ पाए। तो डेट इज कॉल्ड इम्पल्सिव बिहेवियर। क्या कहते हैं हम, इम्पल्सिव, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए तीनों के